गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए आज आपको हम लीगल पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लीगल राइट और ड्यूटीज़ को बताएंगे, लेकिन पहले आप लीगल पर्सनालिटी को जानिए। लीगल पर्सनालिटी बताने का मतलब ये है कि अगर आप लीगल पर्सनालिटी को जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लीगल पर्सनालिटी क्या होता है और उसके क्या अधिकार और दायित्व होते हैं। तो लीगल पर्सनालिटी ये जो स्टूडेंट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग स्कूल्स पढ़ते हैं, पार्ट 2 में हम लीगल पर्सनालिटी पढ़ते हैं। लीगल पर्सनालिटी में हम लीगल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें लीगल कॉन्सेप्ट ये है कि मनुष्य विधिक व्यक्तित्व किन्हें प्राप्त है और किन्हें प्राप्त नहीं है। हाँ, लीगल पर्सन कौन होते हैं? तो जो मनुष्य से इतर व्यक्ति हैं वही विधिक व्यक्तित्व है। प्रकृति के आदेश पर आधारित व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु होता है, लेकिन लीगल व्यक्ति का मृत्यु और जन्म कानून के द्वारा होता है। उनका जन्मदाता भी कानून है और उनका मरने में भी कानून ही उनके दोनों हैं। अब हम ये समझते हैं कि विधिक व्यक्तित्व कंसेप्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसको ज्यूरिस पर्सन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पर्सन कहते हैं, हिंदी में इसको व्यक्ति कहते हैं, और व्यक्तित्व को हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, इंग्लिश में इसको पर्सनालिटी कहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ कि कौन विधिक व्यक्तित्व माना जाए और कौन नहीं माना जाए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिनका बाय बर्थ होता है, जो नेचुरल व्यक्ति होते हैं, उनकी जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, पर नेचुरल तरीके से होती है। और जो लीगल पर्सनालिटी होते हैं, उनका जन्म और मृत्यु कानून के द्वारा होती है। कानून चाहे तो उनके अधिकार को छीन सकती है, कानून चाहे तो उनके अधिकार को दे सकती है। इस पर बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, उस पर ये थ्योरी डेवलपमेंट हुई। फिर हम लीगल फिक्शन से आशय क्या समझते हैं? कुछ ऐसा जो वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन विधि उसे सत्य मान लेती है, असत्य के रूप में उसको स्वीकार कर लेती है। जैसे कि एक कंपनी हुआ, निगमित निकाय हुआ, देव मूर्ति हुई, ये सब क्या है? ये सब लीगल पर्सनालिटी हैं। विधिक व्यक्तित्व से तात्पर्य, सामंत कहते हैं कि विधिक व्यक्तित्व वह है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जा सकता है। यानी कि विधिक व्यक्तित्व वही है जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करता है। वहीं ग्रे कहते हैं कि व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिस पर अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं। और आइंस्टीन वही कहते हैं कि प्रायश्चित्ते निहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से विधिक व्यक्ति कहलाता है। ह्यूमन बीइंग इन्वेस्टेड विथ स्टेटस, इट्स कॉल्ड लीगल पर्सनालिटी। इस तरह से लीगल पर्सनालिटी को अनेक विधिशास्त्रियों ने अपनी तरह से परिभाषित करना चाहा, लेकिन सारे परिभाषाओं का कंक्लूजन ये निकला कि विधिक व्यक्तित्व मानव ही हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह कोई भी वस्तु, संपत्ति, पूंजी अथवा मानव का समूह जो विधिक अधिकार और कर्तव्य जिस पे अधिरोपित किए जाए, या जो विधिक अधिकार और कर्तव्य को ऑब्जर्व करता है, वो लीगल पर्सनालिटी कहा जाता है। अब व्यक्ति के प्रकार देखिए, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो जो नेचुरल पर्सन होता है उसमें सबसे पहले आता है अस्तित्व अनबॉर्न चाइल्ड का। क्या अनबॉर्न चाइल्ड की क्या स्थिति है? तो ये माना जाता है, पहले लोग मानते थे कि अनबॉर्न चाइल्ड की कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन जब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, लोगों ने विचार करना शुरू किया, तो नहीं, काफ़ी विवादों के बाद इन्हें एक विधिक व्यक्तित्व माना गया कि जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है वह एक बहुत बड़ा, एक प्रबल प्रमाण है माँ के गर्भ का कि उसका अस्तित्व है। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि TPA में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, एक अनबॉर्न चाइल्ड को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। धारा 13 और धारा 20 में उसको दिया गया। लेकिन यही है कि वो जब पेट में, अगर माँ के गर्भ में है, तो वो तुरंत ही अपने अधिकार और दायित्व का पालन नहीं कर सकता या जो पैदा होता है। लेकिन अगर उसकी जब 18 वर्ष या 21 वर्ष का हो जाता है तो फुल्ली वो इंटाइल होता है अपनी प्रॉपर्टी के सेफ के लिए। इसी तरह विधिक इन बच्चों को, अनबॉर्न चाइल्ड को
आईपीसी के सेक्शन 313, 312, 313 और 316 में भी प्रोटेक्ट किया गया। और 299 में भी है कि अगर माँ उस बच्चे का कोई भी पार्ट माँ के गर्भ से बाहर निकला हो तो क्या बनता है, वो आपराधिक मानवता का अपराध हो जाता है। और 312, 313, 316 में अनबॉर्न चाइल्ड का अगर मिसकैरेज होता है या किसी बच्चे को लोग बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर माता पिता उस पर लिए लायबल होते हैं आपराधिक मानवता के लिए। ये नहीं है कि विधिक व्यक्तित्व प्राप्त ही नहीं है, अनजन्मे चाइल्ड को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, वो एक लीगल पर्सनालिटी है। और जब वो पूर्ण रूपेण अपने आप को सक्षम हो जाता है तो होल सोल वो मालिक हो जाता है। अब बची बात, क्या फिर ये प्रश्न उठता है, क्या किसी मृतक को, डेड पर्सन का विधिक व्यक्तित्व होता है? तो विधि कहती है कि नहीं, डेड पर्सन का विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो उसके मरते ही उसका विधिक व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ों के लिए वो जिंदा है, जैसे कि उत्तराधिकारी सेटलमेंट के लिए, अपने वसीयत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विधिक व्यक्तित्व को जिंदा रखा गया है। और आईपीसी में आप सेक्शन धारा 404 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें विधिक व्यक्तित्व को जिंदा रखा गया है। क्योंकि अगर उसके संपत्ति मृतक के हाथ में है और कोई उसको चुरा लेता है तो वो एक अपराध बन जाता है, मृतक के हाथ से संपत्ति का दुर्विनियोग हो जाता है, तो वहाँ पे भी उसको दंडित किया जाता है। फिर मानहानि में भी मृतक व्यक्तित्व पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी के मृतक, किसी दादा परदादा, किसी माँ को कुछ बोलता है, अनसन बोलता है, अगर उसकी मानहानि होती है सामाजिक उसके, तो उसको भी वहाँ पे भी उसको कंपनसेशन और पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसलिए हम फुल्ली नहीं कह सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते कि ये विधिक व्यक्तित्व नहीं है या है, विधिक व्यक्तित्व है, लेकिन किस सीमा तक है, और ये सब कानून के द्वारा डिसाइडेड है। अब आता है पशुओं के लिए, क्या पशुओं को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है? नहीं। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, मृतक में अगर कोई उनकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, उसमें भी क्राइम बना है 279 आईपीसी में। ऐसे बहुत सारे अपराध बन चुके हैं जो मृतक पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं लॉ प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद पशुओं की विधिक स्थिति आती है। क्या पशुओं को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है? तो नहीं, पशुओं को विधिक व्यक्तित्व नहीं प्राप्त है। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और आज तो पशुओं का फंडामेंटल राइट है 21 में। लेकिन जो यहाँ पे है और टार्ट में भी है पशुओं के लिए कि कहाँ उसके वो मालिक कहाँ पे उसके दंडित होंगे, क्या नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं है कि पशुओं का विधिक व्यक्तित्व है कि नहीं है। लेकिन न्यायमूर्ति के नारायण कुरूप ने कहा था कि अपने मित्र पशुओं के प्रति दयालुता प्रदर्शित करना हमारा मूल कर्तव्य मात्र नहीं है, अपितु उनके अधिकारों को मान्यता एवं संरक्षण भी प्रदान करना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, उनको भी प्रदान करना चाहिए। अब विधिक व्यक्तित्व के प्रकार आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ लीगल पर्सनालिटी। तो हिब्बर्ट ने विधिक व्यक्तित्व को 3 प्रकार माना। उन्होंने कहा कि कुछ निर्जीव वस्तुओं को जिन्हें अधिकार प्राप्त है अथवा जो कर्तव्यों के अधीन है, विधि के अंतर्गत विधिक व्यक्तित्व माना गया है, इनका ये कहना था। दूसरा, इन्होंने कहा किसी निर्जीव वस्तु में अधिकार तथा कर्तव्य एक रूप में विद्यमान होने के कारण उसे विधिक व्यक्तित्व माना जा सकता है। फिर सामंट की जूरिस्प्रूडेंस से प्रभावित होकर इन्होंने कहा कि विधिक व्यक्तित्व विधि की काल्पनिक संकल्पना होने के कारण इसे भी विधिक व्यक्तित्व माना जा सकता है। इन सारे प्रमाणों के बाद मुख्यतः तीन प्रकार से विधिक व्यक्ति को डिफाइन बांटा गया। पहला निगम, कॉर्पोरेशन, दूसरा इंस्टीट्यूट, तीसरा स्टेट ऑफ फंड। तो हम पहले पढ़ेंगे निगम का विधिक व्यक्तित्व क्या है। तो आर्टिकल जब आप आईपीसी पढ़ते हैं तो सेक्शन 11 में भी इसको विधिक व्यक्तित्व माना गया है और पनिशमेंट भी दिया जाता है। लेकिन कहाँ, इनको आपराधिक मानव हत्या का अधिकार पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। इनका पनिशमेंट अपने तरीके से है, क्षतिपूर्ति का है, कंपनसेशन का है, और जो उसके लीगल उसके गार्जियन होते हैं, जैसे कि सीओई हुए या मैनेजर हुए, उनको पनिशमेंट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है निगमित निकाय, इनकॉर्पोरेट बॉडी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इनकॉर्पोरेट बॉडी एक विधिक व्यक्तित्व है। ये इसके खिलाफ वाद लाया सकता है, ये हमारे लिए ये हम पे वाद ला सकती है। इसका अपना स्वामित्व होता है, अपना उत्तराधिकार होता है। इसमें एक केस हमेशा पूछता है। फिर इसमें निगम में फिर है कि निगमित निकाय एक विधिक व्यक्तित्व है। इसमें आता है एकल निगम, कॉर्पोरेशन सोल। इसमें आता है एकल निगम, व्यक्तियों का एक निगमित श्रृंखला।
एकल निगम में एक समय में एक ही व्यक्ति होता है, जैसे कि इंग्लैंड का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति, ये सब। तो ये एक विधिक व्यक्तित्व माने जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति एक विधिक व्यक्तित्व है। फिर कॉरपोरेशन एग्रीगेट, इसमें होता है कि व्यापार और वाणिज्यिक वाले जो होते हैं उनको भी विधिक व्यक्तित्व के समूह में रखा गया है। उसके बाद आता है इसमें सबसे, इसमें एक केस पूछता है सालोमन वर्सेस सालोमन का वाद, इससे आवरण के हटाने के सिद्धांत से संबंधित ये एक वाद है, इसको पूछता रहता है। इसमें ये जो डिटेल में कंपनी नाम है, लेकिन इतना जानिए कि निगम एक विधिक व्यक्तित्व है। उसके बाद आती है देव मूर्ति। मूर्ति का क्या है? तो भारतीय वित्त के अंतर्गत देव मूर्ति को, आइडियल को विधिक व्यक्तित्व माना गया है। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी वर्सेस विद्यानिधि तीर्थ स्वामी में स्पष्ट किया गया था कि हिंदू देव मूर्ति एक विधिक व्यक्तित्व है। अब मठ की क्या स्थिति है, मठ और मंदिर की? तो मठ की वैधानिक स्थिति मंदिर से भिन्न है। हिंदू मठ अपने आप में स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व होता है, पर मंदिर जो होता है वो देव प्रतिमा जो उसमें स्थापित होती है वो प्रतिमा ही विधिक व्यक्तित्व होती है। जैसे कि रामलला का केस था तो रामलला ने खुद अपना केस लड़ा था, रामलला का केस रामलला, क्योंकि मूर्ति एक विधिक व्यक्तित्व मानी जाती है। मस्जिद की बात आई तो मस्जिद क्या है? तो मस्जिद में किसी देवता का मानवीकरण नहीं होता है और न ही मुस्लिम वित्त के अंतर्गत से जीवित की भांति इसको स्वीकारा गया है। अतः मस्जिद एक लीगल व्यक्तित्व नहीं है। मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि मंदिर को कृत्रिम व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, अतः न तो यह किसी के विरुद्ध वाद ला सकती है और न तो इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। अब गुरु ग्रंथ साहब में देखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर बनाम सोमनाथ दास के बाद में कहा गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब विधिक व्यक्तित्व हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में मानवीकरण हुआ है और उनको एक बच्चे के जैसे सुबह उठाया जाता है, नहलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो उनका पूरा एक जीवंत उदाहरण मिलता है। आप किसी गुरुद्वारा में जाइए तो ये देखने को मिलता है। फिर भारत संघ वर्सेस राज्य का विधिक व्यक्ति, तो भारत संघ भी विधिक व्यक्तित्व है। आर्ट के अनुच्छेद 299 और 300 में इनको भी विधिक व्यक्तित्व माना गया है। आरबीआई जो है वो भी एक लीगल पर्सनालिटी है। भारतीय फर्म जो है, वो जो फर्म है पार्टनरशिप में निगमित व्यक्तित्व नहीं माना गया है। वो अपने स्वयं के नाम से वाद दायर नहीं कर सकती है, लेकिन भारत संघ राज्य एक विधिक व्यक्तित्व है। और क्या कंपनी के बारे में है? तो कंपनी एक विधिक व्यक्तित्व है। ये भले ही मौलिक अधिकारों की भांति हक को नहीं मांग सके, लेकिन ये अपने खिलाफ वाद ला सकती है, इसके खिलाफ वाद लाया जा सकता है। फिर हो गया कि फिर ये निगमों से लाभ क्या है इनसे, तो सब विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के विधिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किए जाने से हुआ कि इनमें लाभ क्या है। तो इनमें लाभ क्या है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, निगमित निकाय के किसी की मृत्यु होती है, किसी के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है? तो नहीं, उसको उसका पैसा लाना हो या कोई उससे क्षतिपूर्ति लेनी हो तो क्या करेंगे? इससे हम उसके प्रति लायबल होते हैं, वो हमारे प्रति लायबल होता है। और निगमित अपना, इन लोगों का एक अपना पर्सनल बॉडी होता है, ये दूसरे के प्रति अपना बुला सकते हैं। और इनका निगमों का सृजन भी होता है, इनका समापन भी होता है। जब तक ये सृजन होता है और समापन दोनों कानून के द्वारा होता है और ये कानून के प्रति दायित्वाधीन होते हैं। निगमों के दायित्व जो है वो सिविल लाइबिलिटी होती है, इनके प्रति हम लोग हानि वसूल कर सकते हैं और यही सब, ये हम इनसे क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। इनका सिर्फ सिविल वो होता है। और जो निगमों का जो क्रिमिनल होता है वो इनका प्रतिनिधिक दायित्व, प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी के तहत जो इसके निगमों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें ही दायित्वाधीन बनाया जा सकता है। निगम को हम फांसी की सजा नहीं दे सकते। अब हम इसमें पढ़ेंगे निगमित व्यक्तित्व संबंधी विविध सिद्धांत, ये हम आपको कल बताएंगे।
और ये वीडियो बनाने में आप मुझे 2-3 दिन थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए आप लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं। और ये आपका लीगल पर्सनालिटी का चैप्टर रहा। इसके बाद हम आप लोगों को निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत बताएंगे। इसके बाद हम आपको अधिकार और कर्तव्य बताएंगे, तो आप लोग समझेंगे, क्योंकि वो विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य बताना है। आपने कर्तव्य अधिकार पढ़ा होगा, FR पढ़ा, फंडामेंटल राइट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे लीगल राइट फंडामेंटल राइट से कहाँ से भिन्न है, लीगल राइट को कौन धारण करता है, और कैसे कैसे ये डेवलपमेंट होता है। आपको मेरा लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।